हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। ये फिल्म उस कहावत को बिल्कुल सही ठहराती है कि जितने मुंह उतनी बातें। फिल्म का नाम है द स्नो वाइट मर्डर केस और ये 2014 की जापानीज मिस्ट्री ड्रामा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की का मर्डर हुआ है जिसके शरीर पे चाकू लगने के काफी सारे निशान हैं। इसको मारने वाला यहाँ से जाने से पहले इसकी डेड बॉडी को जला देता है ताकि पुलिस इसकी पहचान ना कर सके। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और टोक्यो शहर का मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस खबर को हाथों हाथ लेता है। शहर के एक बड़े न्यूज चैनल ने इस खबर पे अपनी पूरी नजर गड़ा रखी है। इसी ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है जिमी, जो अपने बॉस की नजर में बिल्कुल निकम्मा है। जिमी को सोशल मीडिया यूज करने का बहुत तगड़ा कीड़ा है और यही वजह है कि वो सुबह से लेकर रात तक की अपनी सारी बातें ट्विटर पे शेयर करता है। रात को जिमी के पास एक लड़की का कॉल आता है। इस लड़की का नाम है रिसाको और ये जिमी की पुरानी कॉलेज फ्रेंड रह चुकी है। ये जिमी को बताती है कि नेशनल पार्क में हुए उस मर्डर के सिलसिले में पुलिस आज उससे पूछताछ करने आई थी। जिमी उससे पूछता है कि इस केस से तुम्हारा क्या लेना देना। रिसाको उसे बताती है कि मरने वाली लड़की का नाम था नरिको और वो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में काम करते थे और नरिको कलीग होने के साथ साथ मेरी अच्छी दोस्त भी थी। ये जिमी को बताती है कि नरिको खूबसूरत होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसका कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि उसका मर्डर किसने किया होगा। रिसाको कहती है हाँ, मुझे पता है कि उसको किसने मारा है, लेकिन ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। जिमी सोचता है कि ये मर्डर केस उसकी लाइफ के लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, इसलिए वो रिसाको से मिलने को राजी हो जाता है और साथ ही रिसाको से मिलने वाली सारी जानकारी को वो ट्विटर पे शेयर भी करता है, क्योंकि जिमी को सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त एडिक्शन है। अगले दिन वो रिसाको से मिलने उसके घर पे जाता है। रिसाको नहीं चाहती थी कि जिमी इन सारी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग करे, लेकिन जिमी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसका फेस रिवील नहीं करेगा। रिसाको उसे बताती है कि मुझे पूरा शक है कि नरिको का मर्डर हमारे ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ने किया है। वो जिमी को उसका फोटो दिखाते हुए बताती है कि इसका नाम मिसाकी है। मिसाकी और नरिको की इस कंपनी में ज्वाइनिंग एक ही दिन हुई थी, इसलिए शुरू से ही इन दोनों को अक्सर कंपेयर किया जाता था। नरिको मिसाकी के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड थी, इसलिए ऑफिस कलीग्स के साथ साथ बॉस भी नरिको को ज्यादा पसंद करते थे और यही सब बात शायद मिसाकी को पसंद नहीं आती थी। जिमी उससे पूछता है कि क्या कोई और भी वजह हो सकती है उसका नरिको से चिढ़ने की। रिसाको बोलती है कि हमारे ऑफिस में ऐसी अफवाह है कि पहले हमारे सीनियर शियोमा और मिसाकी एक दूसरे को डेट किया करते थे, लेकिन नरिको की वजह से उसने मिसाकी को छोड़ दिया, तो शायद इन्हीं सब बातों से चिढ़ के मिसाकी ने नरिको को मार डाला। जिमी कहता है लेकिन इन सब बातों से नरिको के मर्डर का कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है। रिसाको उसे बताती है कि जिस रात नरिको का मर्डर हुआ था उस रात हमारे यहाँ एक कलीग की फेयरवेल पार्टी थी। डिनर के बाद हम सब साथ में कराओके फेस्टिवल के लिए जाने वाले थे, लेकिन नरिको की तबीयत ठीक न होने की वजह से उसने डिनर के बाद साथ आने से मना कर दिया और फिर मिसाकी भी हमारे साथ कराओके फेस्टिवल के लिए नहीं आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नरिको वहाँ से अपने घर जा रही थी तब मिसाकी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने कार में बिठा लिया और फिर नेशनल पार्क वाले जंगल में ले जाके उसका मर्डर कर दिया। जिमी उससे कहता है लेकिन ये सब तो तुम्हारी इमेजिनेशन है। आगे रिसाको बताती है कि कत्ल वाली रात हमारे एक कलीग ने मिसाकी को रेलवे स्टेशन पे देखा था। वो बहुत जल्दबाजी में दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वो लेट होने के साथ साथ परेशान भी नजर आ रही थी। मिसाकी की कार आज भी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ही खड़ी है और उस दिन से लेकर आज तक मिसाकी अपना काम करने के लिए कभी भी ऑफिस नहीं आई और न ही अब वो किसी के कांटेक्ट में है। तो ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि मिसाकी ने ही ये मर्डर किया है। इस मर्डर केस से रिलेटेड ज्यादा जानकारी पाने के लिए जिमी नरिको के ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी लड़की से मिलता है। ये लड़की तो शुरुआत में ही बोल देती है कि ये कत्ल मिसाकी नहीं किया है। ये जिमी को बताती है कि मिसाकी और मैं अच्छे दोस्त थे। मिसाकी हमारे सीनियर शियोमा को पसंद करती थी, लेकिन इसी बीच शियोमा का दिल नरिको पे आ गया और यही बात शायद मिसाकी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो जिमी को ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले ऑफिस में नरिको का एक पेन चोरी हो गया था। ये पेन काफी महंगा था जो नरिको को किसी वायलिन आर्टिस्ट ने दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेन मिसाकी ने ही चुराया था। और उस रात जब डिनर के बाद नरिको अपने घर जा रही थी तो उसका पेन वापस करने के बहाने मिसाकी ने उसे अपने कार में बिठाया और फिर नेशनल पार्क वाले जंगल ले जाके उसे मार दिया। जिमी को इस लड़की की कहानी भी थोड़ी बनावटी लगती है, इसलिए वो कंपनी में इन सबके सीनियर शियोमा से जाके मिलता है।
शियोमा जिम्मी को बताता है कि उसने कभी भी मिसाकी को डेट नहीं किया, बल्कि मिसाकी ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। मुझे अपने काम की वजह से देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था और अच्छा खान पान न होने की वजह से मेरी हेल्थ खराब होने लगी थी। इसलिए मिसाकी खुद के साथ साथ ऑफिस में मेरे लिए भी टिफिन लाने लगी। वो जिस अंदाज से टिफिन पैक किया करती थी, ऐसा लगता था कि मानो मैं उसका लवर हूँ। मैं बस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। इसलिए मैंने एक दिन मिसाकी से कहा कि मैं नरीको को डेट कर रहा हूँ, तो वो आगे से मेरे लिए टिफिन ना लाए। ये सुन के मिसाकी को बहुत बुरा लगा होगा और शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया। इसके बाद जिम्मी उस आदमी से मिलता है जिसने कत्ल वाली रात मिसाकी को रेलवे स्टेशन की तरफ भागते हुए देखा था। वो बस इतना ही बताता है कि उस रात मिसाकी बहुत जल्दी में थी, क्योंकि उसे डर था कि ओसाका सिटी जाने वाली आखिरी ट्रेन उससे छूट न जाए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस फिल्म में जिम्मी को सोशल मीडिया का बहुत तगड़ा कीड़ा है, तो वो इस केस से जुड़ी हुई सारी जानकारी अपने ट्विटर पे शेयर करता है। अपने लास्ट ट्वीट में उसने बताया कि मरने वाली लड़की नरीको फेमस वायलिन आर्टिस्ट ओजावा की बहुत बड़ी फैन थी। फिर एक दिन जिम्मी उस जगह जाता है जहां नरीको का मर्डर हुआ था। जिम्मी को अब इस बात का पूरा यकीन हो चुका है कि मिसाकी ने ही नरीको को मारा है। इस जगह पर पहुंच के वो काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी इमेजिनेशन से इस पूरे क्राइम सीन को देखता है कि किस तरह मिसाकी ने नरीको को उस रात मारा होगा, और अपने दिल में उठने वाली इन सारी फीलिंग्स को वो ट्विटर पे भी शेयर करता है। इस शहर की पुलिस को इस केस में अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन जिम्मी ने इस केस से जुड़ी काफी सारी जानकारी इकट्ठी कर रखी है, तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर रिपोर्टर को दे देता है और फिर इसका न्यूज चैनल इस सारी घटना को मिर्च मसाला लगा के पब्लिक के सामने पेश करता है, जिसमें साफ तौर पे मिसाकी को ही इस मर्डर केस का आरोपी दिखाया जाता है, लेकिन टीवी पे उसके नाम और पहचान को छुपा के रखा जाता है। जिम्मी का बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है और उसके लिए एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। जिम्मी की इस रिपोर्टिंग से ट्विटर पे काफी सारे लोग खुश हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी इस हरकत से काफी नाराज हैं। इनमें से कुछ लोग मिसाकी को पर्सनली जानते हैं, तो उनका मानना है कि बिना पुख्ता सबूत के मिसाकी को अपराधी मानना बहुत ही गलत है। इन्हीं में से एक लड़की है नोरिमी, जो कभी मिसाकी की कॉलेज फ्रेंड हुआ करती थी। वो जिम्मी के न्यूज चैनल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट लेटर लिखती है, जिसमें वो बताती है कि मिसाकी हमेशा से ही एक अच्छी इंसान थी। उसे दूसरों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारे लॉकर में अक्सर टिफिन रख दिया करती थी। उसके ऑफिस का सीनियर शियोमा ये झूठ बोल रहा है कि मिसाकी उसके पीछे पड़ी थी, जबकि सच तो ये है कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। ये सारी बातें मुझे खुद मिसाकी ने बताई थी। मिसाकी जैसी अच्छी इंसान कभी किसी का मर्डर कर ही नहीं सकती, बल्कि मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं इन सब से परेशान होकर वो सुसाइड न कर ले। इधर जब जिम्मी के सीनियर को ये बात पता चलती है कि वो ये सारी स्टोरी ट्विटर पे शेयर करता है, तो वो उसकी काफी फटकार लगाता है। इस केस के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए जिम्मी मिसाकी के दूसरे क्लासमेट से भी मिलता है। इन लड़कियों का कहना है कि मिसाकी शुरू से ही एक सस्पिशियस लड़की रही है और जिस तरह से वो नॉनवेज बनाने के लिए मछली को काटती थी, ऐसा लगता है कि ये मर्डर उसी ने किया होगा। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि मिसाकी को जादू टोना भी आता था, क्योंकि एक बार एक फुटबॉल प्लेयर ने जानबूझ के उसे बॉल मार दी थी और उसके अगले दिन ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद जिम्मी मिसाकी के पड़ोसियों से जाके मिलता है और यहाँ उसे मिसाकी की बचपन की दोस्त यूको के बारे में पता चलता है, जिसके साथ वो अक्सर जादू टोने वाले रिचुअल्स किया करती थी। वो यूको से मिलने उसके घर जाता है। वो जिम्मी को बताती है कि बचपन में मैं अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, जिस वजह से क्लास की दूसरी लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती थी और मुझे काफी ज्यादा बुली किया जाता था। पूरे स्कूल में सिर्फ मिसाकी ही मेरी दोस्त थी। रात को हम दोनों अपने अपने रूम के विंडो पे कैंडल जला के एक दूसरे को ये इशारा किया करते थे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। मैंने और मिसाकी ने जादू टोने वाला रिचुअल सिर्फ एक बार ही किया था और वो सब कुछ मिसाकी ने मेरे लिए ही किया था, जिसमें हमने कागज के एक टुकड़े को कील लगा के पेड़ से चिपका दिया और फिर उस कागज के टुकड़े में आग लगा दी। लेकिन न जाने कैसे वो आग फैल गई और पूरा पेड़ ही जल के राख हो गया। उस दिन के बाद से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी मिसाकी से मिलने नहीं दिया, लेकिन मैं आज भी उसे बहुत मिस करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये मर्डर नहीं कर सकती। जिम्मी के वहाँ से जाने से पहले यूको उससे कहती है कि लोगों की यादें समय के साथ धुंधली पड़ती जाती हैं और लोग तुम्हें सिर्फ उतना ही बताएंगे जिसमें उनका खुद का बेनिफिट छुपा हुआ हो। इसके बाद जिम्मी मिसाकी के घर पे जाके उसके पेरेंट्स से मिलता है। मिसाकी की मॉम का कहना है कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसके फादर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दो। जिम्मी अब पूरी तरह से कंफ्यूज है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसी वक्त हम मिसाकी को देखते हैं जो इन सबसे दूर किसी होटल रूम में छुपी हुई है। न्यूज चैनल और ट्विटर पे अपने खिलाफ इतना कुछ देखने के बाद वो डिप्रेशन में आ चुकी है, इसलिए वो फैसला करती है कि मरने से पहले वो अपना सच खुद अपने हाथों से लिखेगी।
क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं सबकी कहानी थोड़ी थोड़ी बनावटी है। मिसाकी अपनी कहानी बचपन से बताना शुरू करती है, जहाँ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यूको उसकी सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उस समय क्लास की दूसरी लड़कियों के साथ इनकी क्लास टीचर भी यूको को ऑक्टोपस कह के चढ़ाया करती थी। मिसाकी को बचपन से ही फैंटेसी बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए जब भी वो अपनी रियल लाइफ से बोर हो जाती थी, अपनी फैंटेसी की दुनिया में चली जाती थी। उसने अपने आसपास के सारे लोगों को अपने फैंटेसी वर्ल्ड का कैरेक्टर्स बना लिया था। आगे वो लिखती है कि जब उसने पहली बार नरीको को देखा था तो वो खूबसूरत होने के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी लगी। मेरे और नरीको के बीच कभी भी किसी बात का झगड़ा नहीं था। फिर एक दिन हमारा पूरा स्टाफ कैंपेनिंग के लिए जंगल गया था। वहाँ वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने नरीको से ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। और जब उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो मेरी बचपन की दोस्त यूको ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। उस दिन वो बात शायद नरीको को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने हर छोटी मोटी चीज में मुझे टारगेट करना शुरू किया। मेरे ऑफिस का सीनियर शियोमा मुझे पसंद था, लेकिन मैंने कभी भी खुद उसे अप्रोच नहीं किया, बल्कि वो खुद मेरे पास आया था और हम दोनों कुछ दिन तक रिलेशनशिप में भी रहे। फिर एक दिन उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड नरीको के कहने पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उस दिन नरीको जिस तरह मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी, मैं ये बात समझ चुकी थी कि अब ये हर जगह मुझे ही टारगेट करेगी। एक दिन ऑफिस में रिसाको के हाथ से मेरा वो बेशकीमती कप टूट गया जो मुझे फेमस वायलिनिस्ट ओजावा ने दिया था। और उस दिन मेरे एक्सप्रेशन को देख के नरीको को ये बात पता चल गई कि मैं ओजावा की बहुत बड़ी फैन हूँ। इसके कुछ दिन बाद ऑफिस में नरीको ने सबको अपना वो पेन दिखाया जो उसे ओजावा ने गिफ्ट किया था। फिर एक दिन नरीको ने मुझे बताया कि वो और ओजावा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये खबर सुन के मैं बुरी तरह से टूट गई और इस बात को समझ गई कि धीरे धीरे नरीको मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। इसके कुछ दिन बाद नरीको का वो गिफ्टेड पेन चोरी हो गया। उस दिन नरीको मुझसे बात करने के लिए मुझे साइड में लेके गई और मुझे बताया कि ओजावा का एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसकी एक टिकट उसके पास है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उस कॉन्सर्ट पे नहीं जा पाएगी। मैं कल वो टिकट लाके तुमको दे दूंगी ताकि तुम ओजावा का वो लाइव कॉन्सर्ट देख सको। मिसाकी इस बात से बहुत खुश थी और उसने ओसाका सिटी जाने वाली ट्रेन का टिकट भी करवा लिया था। लेकिन अगले दिन नरीको उससे कहती है कि उसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी है तो वो खुद ही ये कॉन्सर्ट देखने जाएगी। मिसाकी उससे कहती है लेकिन मैंने तो ट्रेन का टिकट भी करवा लिया था। तो नरीको उससे कहती है कि तुम वो टिकट मुझे दे देना। ये सब सुन के मिसाकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नरीको को कुछ भी नहीं कह पाती। इसी वक्त रिसाको उससे मिलने आती है और वो उसे बताती है कि वो खुद भी नरीको को पसंद नहीं करती। उसके पास एक प्लान है जिससे कल मिसाकी वो लाइव कॉन्सर्ट देख सकेगी। मिसाकी ओजावा की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो इस बात पे राजी हो जाती है। फिर उस रात अपने प्लान के तहत रिसाको जानबूझ के नरीको को बहुत सारी बियर पिलाती है, जिससे नरीको की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब नरीको स्टेशन जाने लगती है तो मिसाकी उसे अपनी कार में लिफ्ट देके स्टेशन तक लेके जाती है। लेकिन वहाँ पहुँच के मिसाकी को याद आता है कि ट्रेन की टिकट तो उसके घर पे ही छूट गई। तो नरीको के ना चाहते हुए भी मिसाकी कार अपने घर की तरफ ले जाती है। यहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि ट्रेन की टिकट तो असल में मिसाकी के पास ही थी, लेकिन ये सब कुछ उसके और रिसाको के प्लान का हिस्सा था। जब वो अपनी कार के पास वापस लौट के आती है तो देखती है कि नरीको सो चुकी है। फिर वो नरीको के बैग से उस लाइव कॉन्सर्ट का टिकट निकाल लेती है और रिसाको से कॉल करके पूछती है कि नरीको का क्या करना है। फिर रिसाको के कहने पर वो नरीको के साथ अपनी कार को स्टेशन पे ही पार्क कर देती है। इसके बाद वो ट्रेन पकड़ के वो लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए यहाँ से चली जाती है। वहाँ कॉन्सर्ट में जैसे ही ओजावा की एंट्री होती है, लड़कियाँ उसे देख के पागल हो जाती हैं और इसी अफरा तफरी में मिसाकी के हाथ से ओजावा को धक्का लग जाता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर के काफी घायल हो जाता है। मिसाकी को इस बात का बहुत पछतावा होता है और तब से लेकर आज तक उसने खुद को इस कमरे में छुपा रखा है। उसे खुद भी नहीं पता कि नरीको को किसने और क्यों मारा। अपनी ये सारी स्टोरी लिखने के बाद मिसाकी खुद को फांसी लगाने के लिए एक फंदा तैयार करती है। वो खुद को फांसी लगाने जा ही रही थी कि इसी बीच वो न्यूज में देखती है कि पुलिस ने नरीको के हत्यारे को पकड़ लिया है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसाकी की कलीग रिसाको थी। यहाँ फ्लैशबैक की स्टोरी से हमें पता चलता है कि ऑफिस के दिनों में नरीको अक्सर रिसाको का मजाक उड़ाया करती थी। नरीको को ये बात पता थी कि रिसाको ही कंपनी के प्रोडक्ट चोरी किया करती है। इसके कुछ दिनों बाद रिसाको ने नरीको का पेन भी चुराया था। नरीको को भी ये बात पता थी कि उसका पेन किसने चुराया है, इसलिए उसने रिसाको को धमकी दी थी कि वो सबके सामने उसे एक्सपोज करेगी। इसी वजह से रिसाको ने नरीको को मारने का प्लान बनाया और इन सब में मिसाकी को फंसाने के लिए उसने उसे भी अपने प्लान में शामिल किया। उस रात जब मिसाकी अपनी कार स्टेशन पे पार्क करके वहाँ से चली जाती है तो रिसाको वो कार लेके एक जंगल में पहुँचती है। वहाँ पहुँच के वो एक बड़ा सा चाकू निकाल के बहुत ही बेरहमी से नरीको को मार देती है और फिर उसकी डेड बॉडी जला के कार को वापस स्टेशन की पार्किंग लॉट में खड़ी कर देती है।
नरिको के मर्डर का इल्जाम मिसाकी पे लगाने के लिए वो अपने रिपोर्टर फ्रेंड जिम्मी का सहारा लेती है। जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस रिसाको से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि नरिको को उसकी ऑफिस में चोरी करने वाली बात पता थी। अगर वो बॉस को ये बात बता देती तो उसकी नौकरी जा सकती थी। पुलिस वाला ये सुन के बहुत हैरान होता है कि कोई इंसान आखिर इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। इस लड़की ने नरिको को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ये अपनी जॉब नहीं खोना चाहती थी। न्यूज चैनल वाले इस केस को गुमराह करने के लिए ऑन एयर मिसाकी से माफी मांगते हैं और जिम्मी रिपोर्टर, जिसने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं अपने सेल्फिशनेस में उसने मिसाकी को अच्छा खासा बदनाम कर दिया। उसे ट्विटर पे इतनी गालियां पड़ती हैं कि उसे अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद मिसाकी अपने घर जाती है। वहाँ उसकी बचपन की फ्रेंड यूको अपने रूम की विंडो पे कैंडल जला के उसका ठीक उसी तरह स्वागत करती है जैसे ये दोनों बचपन में किया करते थे। जिम्मी मिसाकी से माफी मांगने के लिए उसके घर पे जाता है, लेकिन मिसाकी के फादर उसे धक्के मार के वहाँ से भगा देते हैं। वहाँ से जाते वक्त मिसाकी की कार से जिम्मी को हल्की सी टक्कर लगती है। मिसाकी को जिम्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो कार से बाहर आके उससे माफी मांगती है, लेकिन जिम्मी इस बात को समझ जाता है कि ये उसके बुरे कर्मों की सजा है। आज वो मन ही मन इतना शर्मिंदा है कि मिसाकी से माफी भी नहीं मांग पाता। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।